वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, जिनका इंटरव्यू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीवीएफ का है, जो कि एक बहुत अच्छी डिग्री है। आपको जेआईबी सीआईबी में हेल्प करेगा, मे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये इक्विवेलेंट टू पीजी हो जाएगा। तो ज़रूर अच्छे से इंटरव्यू दें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें मॉक के लिए। मेरा नंबर है 7503235358। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। मे आई कम इन सर से? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. या वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? बढ़िया सर। प्लीज़ हैव ए सीट। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है या किसी और बैंक में है? नो सर, मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके घर से, गांव से पास में है कोई? कभी देखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच, या ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन देखा है सर, फोटोज वगैरह में। ऐसे ऑफलाइन नहीं चेकआउट किया कभी। एज ए वुमेन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड में एक लोगो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बारे में कुछ बताएंगे बेटा? यस सर, ये एक स्कीम है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 2015 में पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी, क्योंकि हरियाणा में ही रेशो, जो सेक्स रेशो था बॉयज एंड गर्ल्स का, वो बहुत ही ज्यादा इम्बेलेंस हो गया था। वो 918 के करीब लड़कियां थी तो 2015 के करीब, और बॉयज थे 1000 के करीब। फिर उसके बाद में, ताकि गर्ल्स को प्रिजर्व कर सके और उनकी एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, ये एक कैंपेन था, वो चलाया गया था। और उस अब 2015 से लेके अभी तक 938 या 940 के करीब हो गया है रेशो। अब काफी बढ़ गया है। तो यही पर्पज था सर इसका, एम्पावरमेंट करने के लिए। गुड, वेरी गुड। तन्वी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यस सर। सर, मेरा नाम तनु तोमर है। मैं शामली यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा करनाल से की हुई है, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से की हुई है। और मेरे पापा फार्मर हैं और मेरी मम्मी होम मेकर है। मेरी हॉबी गार्डनिंग है। किसी रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग कर देते हैं, मान लीजिए आपके पीजीडीवीएफ ट्रेनिंग के बाद, तो लोगों को केसीसी के बारे में कैसे गाइड करेंगे? आपके पापा किसान भी हैं, केसीसी क्या होता है? यस सर। सर, किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम आई थी 1988 के करीब, और इसको लॉन्च किया गया था ताकि किसानों को लोन प्रोवाइड कर सके। क्योंकि अगर नॉर्मल किसान लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक में, तो इंटरेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। तो उसके लिए इंटरेस्ट पे रेमिशन देने के लिए, उसमें छूट देने के लिए ये वाली स्कीम लेके आई गई थी। और इसमें 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें से अगर जो फार्मर है वो अगर टाइम पे रिपेमेंट करते हैं तो उनको 3% की रियम्बर्समेंट भी मिलती है। तो मतलब उनको ओनली 4% ही पे करना होता है। और इसमें सर 5 लाख तक की तो टोटल लिमिट है कि 5 लाख तक हम 7% की इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। और लेकिन 2 लाख का बिना कोलेट्रल के है, कि कोलेट्रल होता है जिसमें हम कोई भी सिक्योरिटी रखते हैं एज ए सिक्योरिटी की, उसमें हमें उसके बदले में पैसा मिले। तो 2 लाख तक वो है कि अगर आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं, रिजर्व और प्रोविजनिंग में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर, रिजर्व होता है जो हमारे पास रिटेन प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड पे करने के बाद में प्रॉफिट बचता है, उसको रिटेन प्रॉफिट बोलते हैं। उसमें से जो हम रिजर्व, उसमें से हम कुछ पैसा बैकअप के टाइप में रख लेते हैं साइड में, कि अगर अनफोर्सिंग कोई भी लायबिलिटी आती है इन फ्यूचर, तो उसमें हम रिजर्व यूज करेंगे। वो एक जनरल पर्पज के लिए होता है। लेकिन सर दूसरी साइड प्रोविजन अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर होता है प्रोविजन का, कि हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो, हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि एनपीए हो गया। एनपीए अगर हमने किसी को लोन प्रोवाइड किया है तो उसके लिए हमें प्रोविजनिंग करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि ताकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अनस्टेबल ना हो जाए। तो प्रोविजनिंग होती है, एक अनफोर्सिन लायबिलिटीज के लिए होती है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। ग्रीन शू ऑप्शन शेयर मार्केट से रिलेटेड है, इसको क्या बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन को? सर, ग्रीन शू ऑप्शन एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे होता है, जैसे कि एक फर्म है, उसने 100 करोड़ के शेयर्स इशू किए, और उसने बैकअप ऑप्शन में 100 करोड़ और रख लिए, कि अगर ज्यादा डिमांड आ जाती है, कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, फिर लोगों को उसके शेयर ज्यादा चाहिए, तो ऐसे ही बैकअप 100 करोड़ और रखे हुए हैं कि अगर 200 करोड़ की डिमांड आ जाती है तो उससे मीटअप कर सके। तो ग्रीन शू ऑप्शन एक बैकअप टाइप में ही होता है। गुड, वेरी गुड। वर्ड राइट ऑफ वर्ड सुना है? यस सर। क्या होता है राइट ऑफ? ये सर, राइट ऑफ होता है सर, जैसे कि हमारी गुडविल होती है बिजनेस की, उसको
किसी भी चीज को गुडविल या फिर लोन किसी को इंस्टॉलमेंट में या फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में कैंसिल कर वो कर देना, पे अप कर देना। ठीक है। राइट ऑफ जैसे कि अपना बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए, और वेब ऑफ तो पूरी तरह से माफ़ कर देना होता है। ठीक है, वे ऑफ गवर्नमेंट करती है। ओके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पीजीडीवीएफ की डिग्री करते समय में एग्ज़ाम्स देने होंगे और भी पढ़ाई करने होंगे, तो आप ये सब चीज़ों को कर लेंगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहीं भी होगी, मैनेज कर लेंगी? यस सर। सर पीजीडीबीएफ का जो डिप्लोमा है ये तो एक टाइप से पोस्ट ग्रेजुएशन ही है, और मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करी हुई है, अभी तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की हुई है। तो मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और सर मैं बैंकिंग में जा रही हूँ, मैं बैंक की जॉब होगी, तो मुझे पढ़ने के लिए पहले से मिल जाएगा। मैं इनमें एक्सेलेंट हो जाऊंगी पहले से बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की चीज़ों में, तो वो भी मुझे फ़ायदा देगा। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ों में सर मुझे फ़ायदा ही देगा, तो इसलिए। और पोस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन वगैरह सब पहले से ही रीड कर लिया है। और बाकी मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि पोस्टिंग तो कहीं ना कहीं दूर ही होगी, और पैन इंडिया पोस्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर उसमें। गुड, वेरी गुड। तन्वी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल क्या है, और डीडी और चेक में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल यही चेक और डीडी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज डीडी चेक होता है। और सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है, एक पार्टी से तीसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। जैसे कि चेक होता है, अगर हम चेक किसी को डिडक्ट करके देते हैं, ड्रॉयर कोई भी होता है, ड्रॉयर जो पे करने वाला होता है, ड्रॉई जो बीच में बैंक होता है, और पे जिसको हम पे कर रहे होते हैं, तो ड्रॉवर पे को देता है अपना चेक काट के। उसका मतलब है कि पे उसको किसी तीसरे पर्सन को भी दे सकता है कि ये मेरी साइड से चेक है और आप इसको जाके रिडीम करा सकते हैं बैंक में। तो एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है सर। जैसे कि चेक के बारे में बताऊं मैं कि चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और चेक की 3 महीने की वैलिडिटी होती है। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ड्रॉवर, पे और ड्रॉई, जो कि मैंने अभी बताया। और इसमें ये सर बाउंस वगैरह हो जाता है अगर इसकी में बैलेंस वगैरह नहीं है। तो सर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि चेक और डीडी में क्या डिफरेंस होता है। चेक होता है, चेक कोई भी बैंक इश्यू करता है, और डीडी चेक कोई बैंक और पर्सन कोई भी इशू कर सकता है जिसके पास में पासबुक होती है, लेकिन डीडी सिर्फ बैंक ही इशू करता है, और जिसका सेविंग अकाउंट होता है उस पर्सन को इशू की जाती है। और सर चेक अगर डीडी एक बार सेंड कर दी तो वो स्टॉप नहीं होती है, वो कैंसिल ही होगी अगर डीडी एक बार सेंड कर दी तो। लेकिन चेक का ऐसा होता है कि चेक को हम स्टॉप भी कर सकते हैं, और डीडी के लिए हमें स्पेशली चार्जेस पे करने होते हैं, लेकिन चेक की जो ट्रांजेक्शन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी पोस्टिंग यूपी से हम कहीं और कर देते हैं, राजस्थान या एमपी या साउथ में या महाराष्ट्र, तो कैसे मैनेज करेंगी? कल को आपकी शादी हो जाएगी, जॉब पे जाना, जॉब प्रोफाइल सब कैसे मैनेज करेंगी नए जगह पे? यस सर। सर पोस्टिंग के लिए तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी अपना माइंडसेट सेट कर लिया है कि मुझे पैन इंडिया पोस्टिंग कहीं भी मिले मुझे मैनेज करना ही है, और मैं कर भी लूँगी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी मेरी बाहर से ही हुई है हॉस्टल से, और मेरी कॉलेज भी मेरा बाहर से ही हुआ है, तो मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ सर, हम दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ का कल्चर भी देखेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे, वहाँ पे रहेंगे, तो मेरे लिए और अच्छा है, मैं अपना एक लेवल और अपग्रेड करूँगी। तो दैट्स ऑल अबाउट सर, मैं मैनेज कर लूँगी इस चीज़ को। वेरी गुड। कल को चल कर के डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना है रूरल एरियाज़ में, और डिजिटल बैंकिंग से फ्रॉड से बचने के लिए भी कस्टमर को समझाना है, तो क्या क्या बताएंगी? यस सर। डिजिटल बैंकिंग का सर अभी काफ़ी प्रेवलेंट है कि वहाँ पे फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रूरल में सर सबसे मेन पॉइंट यही है कि रूरल में थोड़ी अवेयरनेस लोगों पे कम होती है, सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करते हैं ना, फिर इतना ही कुछ टीवी वगैरह। तो वहाँ पे सबसे इफेक्टिव जो मुझे लगता है कि सबसे इफेक्टिव होगा कि हम सरपंच से बात कर सकते हैं, या फिर लेडीज़ के लिए आशा वगैरह होती है गाँव में जो आंगनबाड़ी के थ्रू लगती है, तो सर उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं महिलाओं के लिए। और जेंट्स के लिए हम सरपंच से बात कर सकते हैं कि आप इनको थोड़ा परसुएड करिए आप, या फिर लोगों को इकट्ठा करवा के हम खुद कैंपेन वहाँ पे शूट आउट कर सकते हैं कि हम खुद कैंपेन लगा लें और प्रचार प्रसार करें अपनी डिजिटल बैंकिंग के टूल्स वगैरह का। ओके। अभी आपने सुना होगा कि अभी न्यूज़ में आ रहा है ब्रिक्स समिट होने वाला है जुलाई में, तो ये ब्रिक्स समिट किस देश में होगा? सर ये अभी लेटेस्ट ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरो, वहाँ पे होगा ये। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी गार्डनिंग है। आपकी हॉबी गार्डनिंग है, ठीक है।
लास्ट में एक दो सवाल और जानना चाहूँगा मैं, अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। आरबीआई के नए गवर्नर कुछ दिन पहले कौन बने हैं? यस सर, आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा जी। ठीक। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप मॉक सुने। आपको इंटरव्यू लेना है तो मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।